हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम देख लेते हैं इक्विवेलेंट। एक नया टॉपिक है हमारा। अब ये इक्विवेलेंट क्या होता है और इक्विवेलेंट किस में आता है। जो हमारा नॉर्मलिटी होता है, नॉर्मलिटी से पहले हमें इक्विवेलेंट ग्राम, इक्विवेलेंट मास, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं। अगर हमें ये चीज़ नहीं आएंगी तो इनके बिना हम नॉर्मलिटी के न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे नॉर्मलिटी के अंदर ये इक्विवेलेंट ग्राम और इक्विवेलेंट मास, ये दोनों जो फॉर्मूले हैं यूज होने वाले हैं। तो इसीलिए हमें नॉर्मलिटी करने से पहले इक्विवेलेंट करना होगा। ठीक है, तो नॉर्मलिटी पे जाने से पहले आपको ये इक्विवेलेंट वाली वीडियो देखनी होगी, तब उसके बाद आप नॉर्मलिटी कर पाओगे। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इक्विवेलेंट कि इक्विवेलेंट होता क्या है। इक्विवेलेंट क्या होता है, हम इक्विवेलेंट का यूज क्यों कर रहे हैं। जो इक्विवेलेंट होता है हमारा, इक्विवेलेंट से हम ये डिफाइन कर पाते हैं, ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ये हम पता कर पाते हैं कि कोई भी हमारा एक प्रोडक्ट जब बनता है तो उस प्रोडक्ट को बनने के लिए जो रिएक्टेंट यूज होते हैं, वो रिएक्टेंट आपस में कितने मोल में ऐड हुए हैं या कितने ग्राम में ऐड हुए हैं। आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रही हूँ। इक्विवेलेंट क्या होता है। इक्विवेलेंट वो होता है एक रिएक्शन में जब दो रिएक्टेंट आपस में जुड़ते हैं, ऐड होते हैं, या फिर एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट से कितने मोल या ग्राम में ऐड हो रहा है। ठीक है ना। या फिर कोई भी प्रोडक्ट बनता है उसमें कितने मोल या ग्राम में एक रिएक्टेंट यूज हुआ है। ठीक है ना। मतलब ग्राम और मोल्स ये फाइंड करने होते हैं कि ये ये रिएक्टेंट कितने मोल में है और ये रिएक्टेंट कितने मोल में है, ये प्रोडक्ट बनने के लिए। ठीक है। तो इक्विवेलेंट का काम यही होता है, ये डिफाइन करना होता है कि कोई भी रिएक्टेंट है वो कितने मोल या ग्राम में यूज हुआ है। ठीक है ना। जैसे कोई भी एक कपड़ा होता है, जैसे एक सूट होता है। अब हम एक सूट बना रहे हैं। सूट बनाने के लिए क्या होता है, जैसे एक लेडीज का सूट हमारा 2 मीटर में बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सूट हमारा एक प्रोडक्ट हो गया। उस सूट को बनाने के लिए हमें कितना मीटर रिएक्टेंट लगा, हमारा 2 मीटर कपड़ा हमारा रिएक्टेंट लग गया। ठीक है ना। तो वो हमारे ग्राम और मोल हो गए 2 मीटर। ठीक है ना। तो इसी तरह से कोई भी कंपाउंड बनाने के लिए कितने मोल या ग्राम में हमारा रिएक्टेंट यूज हुआ है, वो ग्राम और मोल डिफाइन करने के लिए हम इक्विवेलेंट पढ़ते हैं। ठीक है ना। इसमें एक नोट भी होता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट का ग्राम इक्विवेलेंट वो हमेशा सेम रहता है, बट मोल्स एंड मास ऑफ रिएक्टेंट डिफरेंट, वो डिफरेंट हो सकते हैं रिएक्शन के अंदर। आपको आया नोट समझ में कि एक रिएक्शन में रिएक्टेंट के मोल्स और मास ये डिफरेंट हो सकते हैं, बट ग्राम इक्विवेलेंट ये कभी भी डिफरेंट नहीं हो सकते, ये ऑलवेज सेम रहते हैं। ठीक है ना। तो ये आपको नोट करना पड़ेगा, बहुत ही मेन बात है। ठीक है ना। अब आप चलते हैं इक्विवेलेंट ग्राम के। अब इक्विवेलेंट ग्राम क्या होता है। इक्विवेलेंट ग्राम वही चीज़ है कि जब दो रिएक्टेंट ऐड हो गए आपस में, एक प्रोडक्ट बना, एक हमारा कंपाउंड बन रहा है। तो ये कंपाउंड बन रहा है हमारा जैसे C, तो ये दोनों रिएक्टेंट कितने ग्राम और मोल में हमारे यूज हुए हैं। ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं इक्विवेलेंट ग्राम। ठीक। अब इक्विवेलेंट ग्राम के बाद आता है इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है। इक्विवेलेंट मास हमारा फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास या वेट अपॉन में एक्स फैक्टर। ठीक है ना। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो भी हम मॉलिक्यूल यूज करेंगे उसका
हम मास भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास, या मॉलिक्यूलर वेट भी लिख सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आपको टेंशन लेने की या चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मास लिखें या वेट लिखें, हमारा सवाल गलत तो नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप मास भी लिख सकते हो, वेट भी लिख सकते हो, मॉलिक्यूलर के साथ कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट मास का जो फॉर्मूला है वो होता है मॉलिक्यूलर मास के अपॉन में एक्स फैक्टर। अब ये एक्स फैक्टर क्या चीज़ होती है? एक्स फैक्टर होती है आपकी एसिड, बेस और साल्ट, इन तीनों में। जैसे हमारा एक एसिड है, वैलेंसी फैक्टर होता है वैसे तो ये एक्स हमारा। अब ये वैलेंसी फैक्टर हमारा होता क्या है? जैसे एसिड में H+ देने की पावर, ठीक है ना। एसिड में देखेंगे हम H+ देना और बेस में देखेंगे OH- देना। और हम साल्ट में क्या देखेंगे? साल्ट में हम एनायन और कैटायन ले सकते हैं, ठीक है। और वैसे हमारा उसमें न्यूट्रल रहता है। तो अब ये एक्स फैक्टर हम लिखेंगे कैसे? जैसे हमारा एक एसिड होता है, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है आपको, ये हमारा एक एग्जाम्पल है, एसिड का एग्जाम्पल लिया है एक्स फैक्टर समझाने के लिए। अब एसिड लिया है H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है हमारा ये, ठीक है। अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, अब इस एसिड और एसिड में क्या बताया मैंने? H+ देने की क्षमता। अब H+ जो H2SO4 है ये एसिड, ये कितने H+ देगा? जितने H+ देगा उतना ही वो X की क्वांटिटी हो जाएगी, X की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो H2SO4 को हमने फॉर्मूले के रूप में, पूरी इसकी स्ट्रक्चर के रूप में मैंने यहाँ से खोल दिया है, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनती है और यहाँ से एक H यहाँ से जाएगा और एक H यहाँ से जाएगा, तो H2SO4 2 H+ दे सकता है, ठीक है ना। कितने H+ दे सकता है? 2 H+ दे सकता है, और इसलिए X की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 2 हो जाएगी। तो इस X की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे? जब हम इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, किसी भी मॉलिक्यूल का जब हम इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तब वहाँ पर X की वैल्यू पुट करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में एक्स फैक्टर। अब मॉलिक्यूलर मास किसका लिखेंगे? जिस मॉलिक्यूल को हम यूज कर रहे हैं न्यूमेरिकल में, H2SO4। अब H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है ये आपको निकालना आता ही है, नहीं आता है तो आप वीडियो देख लेना मॉलिक्यूलर मास की। वैसे H के दो, यहाँ पर H के दो हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर सल्फर का कितना होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। इन सभी को जोड़ के और यहाँ पर हमारा पूरा टोटल 98 आ जाएगा, ठीक है। H2SO4 का 98 आ जाएगा। अब 98 आ गया तो मॉलिक्यूलर मास की जगह पे क्या लिखेंगे? 98, और एक्स फैक्टर कितना लिखेंगे? 2, क्योंकि हमारा H+ देने की क्षमता कितनी थी यहाँ पर? 2, तो हमारी x बराबर कितना आया? 2। 98 के बटे में 2 और 49 बार ये कट गया, ठीक है। तो एसिड में हम क्या देखेंगे? सॉल्यूशन में एसिड की H+ देने की क्षमता, और बेस के लिए क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में OH- देने की क्षमता, ठीक है ना। तो इस तरह से एसिड, बेस और साल्ट, इन तीनों के और भी एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे करने हैं। आपको एक्स फैक्टर निकालना समझ में आ गया। अगर और भी एक्स फैक्टर आप आगे निकालेंगे तो और भी अच्छे से आ जाएगा जब हम न्यूमेरिकल करेंगे एसिड के, बेस के और साल्ट के, ठीक है ना। वैसे आपको अभी ये समझ में आना चाहिए कि एक्स फैक्टर निकाला कैसे है, ठीक है। एसिड का कैसे निकालेंगे और बेस का कैसे निकालेंगे वो हम अभी न्यूमेरिकल के द्वारा देखेंगे कि कैसे कैसे निकालते हैं। वैसे आपको इक्विवेलेंट इतना समझ में आ गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे देख लेते हैं एसिड का एक और एग्जांपल। जैसे HCl है, अब ये जो HCl है ये एक H+ देगा, तो यहाँ पर X की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, और इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला आपको पुट करना है मॉलिक्यूलर मास अपन में X, क्योंकि एक्स फैक्टर आपका इक्विवेलेंट मास के अंदर ही आता है, और यहाँ पर X की वैल्यू कितनी रख देंगे? 1, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl कितना है आपका? 36, H का 1 और Cl का 35, 35 + 1 कितना हो जाएगा? 36, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास निकालना इतना कठिन नहीं है, बहुत आसान है, आप निकाल सकते हो वेरी इजीली। तो यहाँ से HCl का हो गया एसिड का, तो एसिड में क्या देखना है आपको? H+, और X क्या है आपका? वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। और वैसे हम एसिड में हम X लेते हैं
एक्स में एसिड के अंदर एक्स बराबर देखते हैं बेसिसिटी, और बेसिसिटी क्या होती है, किसी भी सॉल्यूशन में एसिड की H+ देने की क्षमता, वो हमारी बेसिसिटी कहलाती है। ठीक है, और बेस के अंदर क्या देखेंगे, एक्स बराबर एसिडिटी, और एसिडिटी क्या होती है, सॉल्यूशन के अंदर बेस की OH- देने की क्षमता आपकी एसिडिटी कहलाएगी। ठीक है, तो ये आपका एसिड का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे हमारे एसिड के एग्जाम्पल और हैं, जैसे H3PO4, H3PO3 और H3PO2। ठीक है, तो इनका एक्स फैक्टर कितना आएगा, तो ये हम देख लेते हैं। जैसे पहला है हमारा H3PO4। ठीक है, अब H3PO4 है, इसको मैंने यहाँ पर खोल के लिखा है। वैसे आप देखोगे कि यहाँ पर देखोगे H3 है तो एक्स का फैक्टर कितना आ जाएगा, 3। यहाँ पे तो आपका तुक्का फिट हो रहा है कि एक्स फैक्टर है हमारा H+3 ही जाएंगे, अगर यहाँ पर H3 है तो इसलिए एक्स बराबर कितना हो गया, 3। लेकिन हर एक मॉलिक्यूल में ये फंडा यूज नहीं होगा, ये तुक्का यूज नहीं होगा। हमें ये स्ट्रक्चर खोल के और पूरा मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बना के तब हमें देखना है कितने H+ और कितने OH- जाएंगे, उसी के हिसाब से हमारे एक्स की वैल्यू होगी। ठीक है, ऐसे एक मॉलिक्यूल एक फॉर्मूले को देख के आप एक्स की वैल्यू नहीं निकालना, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो H3PO4 है, यहाँ पर H3 है तो एक्स की वैल्यू 3 ही है। अब ये 3 कैसे आए हैं, मैंने यहाँ पर खोल के लिख दिया है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर खोल दिया है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर खोलने के बाद क्या हुआ, ये जो 3 H हैं O के साथ ये आपके लीव हो जाएंगे, और यहीं से आपके जो H+3 जाएंगे ये एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास है मॉलिक्यूलर मास ऑफ H3PO4 अपॉन में एक्स। अब मॉलिक्यूलर मास H3PO4 का 98 होता है, जो कि मैंने यहाँ पर खोल के लिख दिया है। H के 3, फॉस्फोरस का आपका 31, ऑक्सीजन का 16 इंटू में, और ये 4 है ही, इनको आप सॉल्व करोगे तो 98 आएगा। ठीक है, तो ये H3PO4 है। तो मैंने आपको बता दिया है, एक यहीं फॉर्मूले को देख के आप एक्स की वैल्यू मत निकालना, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। ऐसे आप स्ट्रक्चर बनाना, तब उसके बाद आप एक्स देखना। ठीक है, कि कितने H+ जा रहे हैं, कितने OH- जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये तो था H3PO4। अब इसी तरह से एक एग्जाम्पल है H3PO3। अब जैसे इस फॉर्मूले में H3PO3 है, अब आप यहीं की यहीं इस फॉर्मूले को देखकर क्या बोलोगे, x बराबर 3 है, हो गई ना गलती। तो इसी तरह से इसी प्रकार मैं कह रही थी कि यहाँ पर हमें फॉर्मूले को देख के x की वैल्यू डिफाइन नहीं करनी है, हमें स्ट्रक्चर लिखनी है, उसी के बाद हमें x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो H3PO3 का मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया। H3PO3 का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, और यहाँ से हमारे 2 H+ जाएंगे, ये तीसरा H जो है ये P से कनेक्ट है। ठीक है ना, और P की वैलेंसी 5 होती है, 5 से कम नहीं होती है, इसीलिए ये H P के कांटेक्ट में है। और जो कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो P से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो O है वो अपने H+ इजीली दे देगा, लेकिन P अपना H+ नहीं देगा। एक ये भी रीजन होता है। 2 रीजन है, P की वैलेंसी 5 होती है। वैलेंसी क्या होती है, ये आप वैलेंस वाले चैप्टर में देखोगे। ठीक है ना, तो वैसे वैलेंसी होती है कि एक एलिमेंट कितने बॉन्ड बना रहा है। ठीक है ना, तो P आपका 5 वैलेंस रखता है, और ऑक्सीजन जो है, और दूसरा रीज़न है कि ऑक्सीजन फॉस्फोरस से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपना H+ इजीली दे देता है। ठीक है ना, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपना H+ नहीं देता है, तो इसलिए ये अपना H+ नहीं देगा, ऑक्सीजन अपने दोनों H+ इजीली दे देगा। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर x की वैल्यू 2 होगी, ना कि 3, भले ही हाइड्रोजन 3 है यहाँ पर। तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ H3PO3 अपॉन में 2। H3PO3 का मॉलिक्यूलर मास आपका 82 आया है, निकाल लेना, और x वैल्यू कितनी है, 241 आ गया। ठीक है ना, ऐसे ही H3PO2 है, यहाँ पर भी H3 है तो x की वैल्यू 3 नहीं होगी, यहाँ पर x की वैल्यू 1 आई है। अब ये 1 कैसे आई है, H3PO2 को पहले मैंने खोल के रखा है, यहाँ पर मैंने खोल के लिख दिया है इसे।
तो आपका ये स्ट्रक्चर H3PO2 का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा और यहाँ से सिर्फ एक H+ जाएगा, ये 2 H+ नहीं जाएंगे। वो मैंने इसमें बता दिया था क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, P लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। O अपना इजीली दे देगा, P अपने H+ नहीं देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका X बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। और इक्विवेलेंट मास में इसका मॉलिक्यूलर मास और अपॉन में X, इसका मॉलिक्यूलर मास 66 आया है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर को खोलना है और खोलने के बाद जब उसका X वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। जब तक आप स्ट्रक्चर को खोलोगे नहीं तो आप सवाल गलत कर दोगे, ठीक। और वैसे आप जब आप सवाल करते रहोगे तो आपको याद हो जाएगा कि इस मॉलिक्यूल का X फैक्टर कितना है, ठीक है ना। पहली बार आपको स्ट्रक्चर खोलनी पड़ेगी, आपको पूरी स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, और जब तक आप पूरी स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे आप X नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे आपको पता चल जाएगा किसकी X फैक्टर कितनी है, ठीक है ना। तो ये तो एसिड था हमारा, एसिड के एग्जाम्पल्स थे। अब चलते हैं बेस की ओर। अब बेस क्या होता है हमारा, बेस में हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ OH माइनस, ठीक है। यहाँ एसिड में हमने H+ देखे थे और बेस में क्या देखेंगे हम, OH माइनस। तो X की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, OH माइनस पे, ठीक है। मैंने यहाँ पर बेस के कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे ये आपका CaOH2 है। CaOH2 में X की वैल्यू कितनी आई है, 2, और यहाँ पर इक्विवेलेंट मास लिख देना और इसका मॉलिक्यूलर मास लिखना और अपॉन में X की वैल्यू लिख देना, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लोगे ना तो उसको निकाल के यहाँ पुट कर देना और X की वैल्यू मैंने बताई दी है आपको, ठीक है। जैसे NaOH है, NaOH में OH कितने हैं आपके, 1 हैं, या तो अपने आप ही ऑटोमेटिक ही दिख रहे हैं। जहाँ ज़्यादा हो वहाँ आपको स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत होती है, ठीक है। यहाँ पर 2 थे तो मैंने X की वैल्यू 2 लिख दी। यहाँ NaOH 1 है तो यहाँ पर X की वैल्यू 1 है, और यहाँ AlOH3 यहाँ पर 3 है तो X की वैल्यू 3 है, ठीक है ना। तो X की वैल्यू आपके पास है। मॉलिक्यूलर मास आपको इनका निकालना है और इक्विवेलेंट मास में रखना है, बहुत ही आसान है, ठीक है। समझ में ना आए तो कमेंट में बता देना, मैं फिर से आपको बता दूँगी, ठीक है। और वैसे आप कर लोगे, इतने आप समझदार हो, ठीक है ना। तो ये आपके बेस के एग्जाम्पल थे, एसिड के हो चुके हैं, बेस के हो, ये बेस के एग्जाम्पल्स हैं। अब साल्ट की ओर चलते हैं, साल्ट के एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो इक्विवेलेंट आपको समझ में आ रहा है ना, इक्विवेलेंट क्या होता है। इक्विवेलेंट के अंदर हम इक्विवेलेंट मास पढ़ रहे हैं और इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला आपका एक मॉलिक्यूलर मास के अपॉन में X फैक्टर है, ठीक है ना। वैसे हम इक्विवेलेंट को एक रिएक्शन से भी समझ सकते हैं कि इक्विवेलेंट होता क्या है। इक्विवेलेंट में मैंने आपको बता ही दिया था, कोई भी कंपाउंड बनेगा तो उसमें यूज होने वाले रिएक्टेंट कितने ग्राम या मोल में आपके ऐड हो रहे हैं, और यही ग्राम और मोल फाइंड करने के लिए ही हम इक्विवेलेंट पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन ली थी कि यहाँ पर हमें अमोनिया गैस बनानी है NH3। अब ये जो अमोनिया गैस है NH3 हमारा एक कंपाउंड है, एक प्रोडक्ट है। अब ये जो कंपाउंड है, प्रोडक्ट है, ये किससे बना है हमारा, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से, है कि नहीं। अब जो अमोनिया गैस है ये हमारा किससे बना है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से। अब हमें ये देखना है कि अमोनिया गैस में हाइड्रोजन के कितने मोल हैं और नाइट्रोजन के कितने मोल हैं। मोल देखने हैं, ना कि इनकी नंबर देखने हैं कि हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन के कितने एलिमेंट हैं। क्या देखना है, मोल देखना है, ग्राम में देखने हैं। तो हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने हैं, 3H2 और प्लस में 1N2, ठीक है ना। जिसके आगे कुछ भी नहीं होता वहाँ हम 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। तभी तो हमारा 2NH3 है ये, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि हाइड्रोजन गैस के 3 मोल हैं और नाइट्रोजन गैस के 1 मोल हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो 3 हाइड्रोजन के मोल हैं और 1 नाइट्रोजन का मोल है, तो इन दोनों को ऐड करने पे हमारे 2 अमोनिया गैस के मोल बन गई, ठीक है। मतलब कि अमोनिया गैस के 2 मोल हैं, आई समझ में। अब इसका मतलब है कि 3 हाइड्रोजन के मोल और 1 नाइट्रोजन के मोल आपके किससे मिलते हैं, अमोनिया मतलब NH3 के 2 मोल से मिलते हैं, ठीक है ना। मतलब अमोनिया के 2 मोल आपके इन दोनों रिएक्टेंट से मिलते हैं, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर मोल फाइंड करते हैं,
आई बात समझ। तो अब चलते हैं साल्ट की ओर। एसिड और बेस मैंने पढ़ाई दिया है आपको। एसिड और बेस समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं है, मॉलिक्यूलर मास रखना है और अपॉन में एक्स फैक्टर रखना है। मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना ही आता है, ठीक है। और एक्स फैक्टर आपको एसिड में H+ देखना है, OH, और बेस में आपको OH- देखना है। तो चलते हैं हम साल्ट की ओर। तो आइए अब हम देख लेते हैं साल्ट के बारे में। एसिड और बेस का हमने इक्विवेलेंट मास और वेट पढ़ लिया था। अब हम साल्ट के बारे में पढ़ते हैं कि साल्ट के लिए इक्विवेलेंट मास और वेट कैसे निकालते हैं। तो साल्ट के लिए मैंने बताया था आपको, एसिड और बेस दोनों मिलके हमारा साल्ट बनता है। एसिड प्लस में बेस मिलके हमारा साल्ट बनता है, ठीक है ना। और साल्ट के लिए हम एक्स फैक्टर कैसे निकालेंगे, एनायन और कैटायन के लिए, ठीक है। हम एसिड में H+ लेते थे, बेस में OH-। अब साल्ट में क्या लेंगे जो हमारे एक्स की वैल्यू फाइंड हो, तो साल्ट में हम लेंगे एनायन और कैटायन। अब एनायन क्या होता है, कैटायन क्या होता है। अगर एनायन और कैटायन दोनों को पूरी तरह से आपको पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ देखना है, तो इसके लिए मैंने आपको अब इसके लिए एनायन और कैटायन की आयंस की मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। वैसे एनायन क्या होता है, कैटायन क्या होता है। कैटायन पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। तो हम एनायन भी ले सकते हैं, कैटायन भी ले सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाला भी ले सकते हैं और नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि एक्स फैक्टर हम क्या ले सकते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन या और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन, ठीक है ना। तो एनायन पे नेगेटिव, कैटायन पे पॉजिटिव, ठीक। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है साल्ट का Na2CO3। अब Na2CO3 को जब हम खोलेंगे तो खोलने के बाद क्या बनेगा हमारा 2Na+CO3 2-, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, अब देखते हैं। अब इनका चार्ज काउंट करना है हमें। एक्स फैक्टर हम वहाँ पर क्या करते थे कि H+ और OH- देते थे, तब हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते थे। अब यहाँ एक्स की वैल्यू करनी है इनके चार्ज पर कि किसका चार्ज कैसा है, ठीक है ना। ले हम कोई सा भी चार्ज सकते हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब देख लेते हैं सोडियम पे कितना चार्ज है और CO3 पे कितना चार्ज है। तो सोडियम एलिमेंट कितने हैं यहाँ पर 2, तो यहाँ पर कितने चार्ज हो गए, 2 ही चार्ज हो गए ना, Na+Na+, 2+ हो गया, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर सोडियम 2 है तो प्लस चार्ज 1 है, तो 2 Na है तो 2+ हो जाएगा ना आपका, Na+ और Na+, 2+, ठीक है ना। और CO3 का 2-, तो आप कोई सा भी ले सकते हो, 2- ले सकते हो या 2+ भी ले सकते हो, ठीक है ना। और वैसे हम अगर आप माइनस की वैल्यू लोगे तो आपका जो आपका मॉलिक्यूलर मास के डिवाइड में लिखोगे तो वो आपका नेगेटिव बन जाएगा। लेकिन हम वो वैल्यू नेगेटिव में नहीं लेना चाहते, तो हम इसलिए हमें वैसे हमारे चार्ज तो दोनों सेम ही है, 2+ इसका है और 2- इसका है, तो हम कौन सा लेंगे, पॉजिटिव चार्ज वाला लेंगे, नेगेटिव वाला नहीं लेंगे। मैंने आपको पहले बता दिया है, ले आप कोई सा भी सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेटर कौन सा है, प्लस वाला, क्योंकि हमारी वैल्यू क्या में आएगी, फिर नेगेटिव में आएगी, और नेगेटिव में वैल्यू इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है ना। तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, प्लस वाली, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 2। आपको समझ में आ गया ना कि एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ से कैसे लिया है। यहाँ एक्स की वैल्यू साल्ट में हमें चार्ज देखना है कि कितना चार्ज है। सोडियम पे 1 चार्ज है, लेकिन सोडियम के एलिमेंट 2 हैं, तो आपका कितना हो गया, 2+ हो गया, ठीक है ना। CO3 पर 2- है, ये माइनस की वैल्यू है, ये पॉजिटिव की वैल्यू, तो हमने पॉजिटिव वाली वैल्यू ली है, तो एक्स बराबर हो गया 2, ठीक है। Na2CO3 का मॉलिक्यूलर मास इतना है आपका, और ये मैंने आपका इक्विवेलेंट मास फार्मूला रख दिया, इसका 106 आया है, बटे में 2 रख दिया, 53 आ गया। ये आपका पहला न्यूमेरिकल हो गया, न्यूमेरिकल तो नहीं है, ये आपके एग्जाम्पल हैं। अब दूसरा ले लेते हैं AlCl3। AlCl3 को जब हम खोलेंगे तो आपका कैसे निकलेगा, Al पे कितना चार्ज होता है, Al3+, कितना होता है, Al3+, और Cl पे कितना होता है, माइनस, कितना होता है, Cl-1, ठीक है। तो माइनस हम लेंगे नहीं, प्लस वाला ले लेंगे, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 3, है क्या नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो हम कितना लेंगे, x की वैल्यू 3। AlCl3 का हमने मॉलिक्यूलर मास ये निकाल दिया, 132 आ गया, और 132 के बटे में 3 कर देंगे। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला आपको पता ही है, और इनका हम इक्विवेलेंट मास ही फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं Al2SO4 3, Al2SO4 3, Al पर कितना चार्ज होता है 3+, लेकिन यहाँ पर Al हैं कितने 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x बराबर 6 है कि नहीं। Al कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि Al पे 3+ होता है, तो Al 3+, Al 3+, 3+ और 3+, 6+, तो x की वैल्यू कितनी होगी 6। ठीक है, आप माइनस का लेना चाहो माइनस का ले लो, लेकिन हमने तो पॉजिटिव का चार्ज लिया है। ठीक है, और पॉजिटिव का ही लो तो अच्छा है, क्योंकि हमारी वैल्यू पॉजिटिव में आए वो ज़्यादा अच्छी होती है। इक्विवेलेंट मास में हमने लिख दिया, मॉलिक्यूलर मास लिखना है इसका और बटे में 6 लिखना है। ठीक है ना। एक और एग्जांपल है MgSO4। अब MgSO4 SO4 तो माइनस में ही जाएगा, SO4 तो माइनस में जाएगा, Mg जाएगा प्लस में, तो Mg पे कितना चार्ज होता है 2+, x की वैल्यू कितनी हो गई 2। ठीक है ना, तो Mg की वैल्यू कितनी होगी 2+ और x की वैल्यू कितनी होगी 2। अब इक्विवेलेंट मास निकालना आप, इसका मॉलिक्यूलर मास अपॉन में x की वैल्यू 2। ठीक है ना, इतना तो कर ही लोगे ना आप, और करके कमेंट में ज़रूर बताना कितना आया है। ठीक है ना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट फार्मूला हमारा नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स आपने बहुत निकाले थे जब हमने मोलरिटी किए थे हमने जब न्यूमेरिकल, तब उसमें आपने नंबर ऑफ मोल्स बहुत निकाले थे गिवन मास के अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जिस मॉलिक्यूल सॉल्यूट का निकलता नंबर ऑफ मोल्स, तो गिवन मास जो न्यूमेरिकल में दिया होता है मास हमारा, और मॉलिक्यूलर मास जो मॉलिक्यूल दिया होता है उसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, और इसको बटे में करके हमारे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा फार्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब तक था इक्विवेलेंट मास, अब है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, गिवन मास जो हमारा न्यूमेरिकल में दिया होगा वो हमारा गिवन मास होगा। ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट या मास, वेट लिख सकते हो मास लिख सकते हो, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है ये अब तक हम पढ़ते ही आ रहे हैं, कितने सारे एग्जांपल्स पढ़े हैं एसिड बेस और साल्ट के। ठीक है ना, तो इक्विवेलेंट मास आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है वो आपको निकालना पड़ेगा पहले, तब वो जब निकल जाएगा फाइंड हो जाएगा तब उसकी वैल्यू आप यहाँ रख दोगे, और ये दोनों हमारे क्या निकल के आ जाएंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले और याद रखने हैं। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला था आपका मॉलिक्यूलर मास के अपॉन में x फैक्टर। ठीक है ना, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या था कि मॉलिक्यूलर मास अपॉन में x फैक्टर, और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास के अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला गिवन मास के अपॉन में इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास के अपॉन में x फैक्टर। ठीक है, कठिन नहीं है, याद रखना फॉर्मूले आप, और जो जहाँ पूछा जाए उस फॉर्मूले को पुट करना और वैल्यू पुट करना। ठीक है, तो अब चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर एसिड बेस साल्ट के, कि अब इक्विवेलेंट मास और वेट, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इनके आपके न्यूमेरिकल्स हैं। देखते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आ चुके हैं और वही एग्जाम्पल आपको यहाँ कराए जाएंगे, न्यूमेरिकल आपको यहीं कराए जाएंगे। ठीक है ना, तो अच्छे से समझना और करना और करके देखना। ठीक है, तो चलते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर। तो अब आ गए हम न्यूमेरिकल पर। हमने एसिड बेस साल्ट के इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, ये सभी हमने पढ़ लिए थे। अब चलते हैं हम न्यूमेरिकल की ओर, और न्यूमेरिकल हमारे किसके ऊपर बेस हैं, एसिड बेस साल्ट तीनों ही आएंगे, और इसमें एक नई चीज़ और क्या रहेगी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसी के ऊपर हमारे ये न्यूमेरिकल हैं, और इसमें यूज होंगे एसिड बेस साल्ट। ठीक है, कोई भी यूज हो सकता है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हमारा, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 0.4 ग्राम ऑफ NaOH। ठीक है, NaOH एक बेस है, फाइंड क्या करना है, ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास के अपॉन में इक्विवेलेंट मास। ठीक है, गिवन मास कितना है 0.4 ग्राम। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, पहले बताया था मैंने, निकाला भी है अपने बहुत सारे। इक्विवेलेंट मास किसका निकालेंगे, NaOH का। अब NaOH का कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास मॉलिक्यूलर मास के बटे में x। ठीक है ना,
इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं हम, मॉलिक्यूलर मास के बटे में x, ये फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, मैंने लिखा नहीं है। तो इक्विवेलेंट मास में हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 40, और यहाँ पर x की जगह पे क्या आएगा 1 कैसे आया मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहाँ से एक ही OH माइनस जाएंगे तो इसलिए x की वैल्यू 1 हो गई। तो 40 आपका इक्विवेलेंट वेट आ गया। उसको पट कर देंगे यहाँ, गिवन मास कितना है 0.4 अपॉन में 40, पॉइंट हटा देंगे, एक जीरो नीचे आ जाएगी, 4 अपॉन में 400, ये 4 से आपका 100 बार कट जाएगा, 1 के बटे में 100, ऊपर ले जाएंगे तो 0.01 ग्राम आपका आ गया। दूसरा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4। ठीक है, ये बेस का एग्जाम्पल था। अब है हमारा एसिड का, H2SO4 एक एसिड होता है, और एसिड के लिए इक्विवेलेंट वेट हमारा क्या रहेगा, यहाँ से हमारा 2H प्लस जाएंगे तो x की वैल्यू 2 रहेगी, और हमारा मॉलिक्यूलर मास कितना है H2SO4 का 98, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 98 के बटे में 2 49, ये क्या आएगा इक्विवेलेंट वेट। अब फाइंड क्या करना है हमें, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला गिवन मास के अपॉन में इक्विवेलेंट मास या वेट। ठीक है, गिवन मास कितना है 0.98 लिख दिया, इक्विवेलेंट मास कितना आया है 49, ये लिख दिया, पॉइंट हटा देंगे, 2 जीरो नीचे आ जाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो ये आपका 4900 आ गया। और 49 से 98 ये आपका 2 बार कट जाएगा, और ये 100 और ये 2 बाई 100 दोनों जीरो ऊपर जाएंगी, क्या आ जाएगा 0.02 ग्राम आ गया। ठीक है ना। थर्ड न्यूमेरिकल देख लेते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल में भी यही है कि फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट हैं 53 ग्राम ऑफ Na2CO3। ये किसका एग्जाम्पल है, साल्ट का। ठीक है ना। तो सेम टू सेम वही फॉर्मूला यूज करने हैं, बस वैल्यू चेंज हो जाएंगी। ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड ही करना हमें इसमें भी, गिवन मास के अपन में इक्विवेलेंट वेट, गिवन मास कितना है 53 लिख दिया, इक्विवेलेंट वेट कितना आया है निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन में x, मॉलिक्यूलर मास कितना है Na2CO3 का 106 के बटे में 2। अब ये 2 कैसे आया है, Na2CO3 को हमने खोलना पड़ेगा, Na2 क्या जाएगा 2Na प्लस CO3 2 माइनस दोनों। अब यहाँ पर कैटाइन कितना है x बराबर 2, एनाइन कितना है x बराबर 2, कोई सा भी हम ले सकते हैं, पहले मैंने बता दिया था, किसी को भी ले सकते हैं, एनाइन को ले सकते हैं, कैटाइन को ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, हमारी वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, तो हमने x बराबर 2 हमारा आ गया। बताना x कैसे आया है, चार्ज लेना है, यहाँ की पॉइंट नहीं लेने हैं, तो हमारा 2 Na प्लस है, तो हमारे क्या आ जाएगा x बराबर 2 है। ठीक है ना। तो 106 के बटे में 2 और 53 बार ये कट गया। इस 53 को हमने कहाँ पुट कर दिया, यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट पर, क्योंकि हमारा इक्विवेलेंट वेट है ये, और ये हमारा 1 बार कट जाएगा, और ये क्या निकल के आ गया आपका इक्विवेलेंट ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट। ठीक है ना। तो ये आपके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के न्यूमेरिकल, ठीक है, बहुत ही ईजी हैं, इतना ज़्यादा कठिन नहीं है। बस आपको एक बार फॉर्मूले पता होने चाहिए, आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, कौन कौन से फॉर्मूला कैसे काम करेगा, कौन सी वैल्यू कहाँ से निकलेगी, एक्स फैक्टर कहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो ये आपके न्यूमेरिकल आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब है हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जैसे फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 3 मोल्स ऑफ H2SO4। अब यहाँ पर क्या है, ग्राम नहीं है, मोल्स दिए हैं। पहले न्यूमेरिकल में क्या थे, ग्राम दिए हुए थे, अब यहाँ पर मोल्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर कैसे करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, गिवन मास के अपॉन में इक्विवेलेंट मास। गिवन मास कितना है, यहाँ गिवन मास नहीं है, ये मोल्स हैं, तो हमें मोल्स के तरीके से हमें न्यूमेरिकल करना होगा। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था, गिवन मास के अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो इसे हमें नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले के रूप में बनाना होगा, तब उसके बाद ये न्यूमेरिकल होगा। तो कैसे बनाएंगे, जैसे गिवन मास हमने लिख दिया, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है हमारा, मॉलिक्यूलर मास के अपॉन में x। इस फॉर्मूले के हमें यहीं खोल लेना है। ठीक है, यहीं पर लिख लेना है। ठीक है, अब गिवन मास के अपॉन में मॉलिक्यूलर मास के अपॉन में x, ये आ गया। अब जो ये x फैक्टर है ये ऊपर चला जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, तो गिवन मास के अपॉन में मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई में x। अब गिवन मास के अपॉन में मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स के बराबर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई x।
और ये x क्या है, फैक्टर, ठीक है ना। इतना पता चल गया। अब नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई x, अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर आ गया, नंबर ऑफ मोल्स इनटू में x की, ठीक है ना। तो अब आ गया ना हमारा नंबर ऑफ मोल्स के रूप में हमारा फॉर्मूला आ गया। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स पुट कर देंगे और x फैक्टर पुट कर देंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं न्यूमेरिकल में, 3 मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर 3 लिख देंगे। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 2, क्योंकि H2SO4 हमारा 2H प्लस देगा, एसिड है H प्लस देखेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 2H प्लस जाएंगे, ठीक है ना। तो मोल्स हमारे 3 हैं, x की वैल्यू 2 है, और 3 को और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे और बराबर कितना आ जाएगा हमारा 6 ग्राम। तो ये हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें मोल्स के क्वेश्चंस करने हैं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इनटू में x, अब हमारा एक बार निकल गया। अब हमारे इस प्रकार से कोई न्यूमेरिकल आएंगे तो हम उन्हें आसानी से कर लेंगे। जैसे हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज प्रेजेंट इन 3 मोल्स ऑफ AlCl3। अब इसमें क्या है, 3 मोल्स ऑफ AlCl3 में प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। अब AlCl3 के 3 मोल्स क्या, अब इसमें कैसे करेंगे हम, वही फॉर्मूला पुट करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स इनटू में x, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3, यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, 3 लिख दिया। x कितना आएगा, x निकालने के लिए हमें, अब AlCl3 क्या है, पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा मॉलिक्यूल क्या है, एसिड है, बेस है या फिर साल्ट है। ये हमारा साल्ट है, साल्ट है तो क्या करेंगे, इसके चार्ज एनायन और कैटायन के चार्ज देखेंगे। अब यहाँ पर AlCl मतलब Al3 प्लस जाएगा और Cl माइनस है, ठीक है ना। तो दोनों की वैल्यू 3 है, x यहाँ भी 3 है और x यहाँ भी 3 है, कोई सी भी एक वैल्यू हम ले सकते हैं, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया हमारा 3, ठीक। तो हमारे यहाँ पर क्या हो गए, मोल्स हमारे 3 हो गए, x की वैल्यू 3 हो गई, 3 × 3 बराबर हो गया 9 ग्राम, ठीक है ना। तो यहाँ हमने निकाल लिया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। आ गया आपको समझ में, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, इतने ज़्यादा कठिन नहीं है। एक बार समझने की ज़रूरत है और करके देखना है, जब तक आप करके नहीं देखोगे समझ में नहीं आएंगे। हर एक फॉर्मूले को अच्छे से देखना है, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले जब हमने इक्विवेलेंट स्टार्ट किया था, हमने इक्विवेलेंट का टॉपिक जब हमने फर्स्ट वीडियो स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज सेम, ठीक है। तो मतलब जो हमारे रिएक्टेंट के ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट होते हैं वो हमेशा ही सेम होते हैं, चाहे रिएक्शन कैसी भी हो, चाहे उस रिएक्शन में कोई भी एसिड हो, चाहे बेस हो, चाहे साल्ट हो, कुछ भी यूज हो, उन दोनों रिएक्टेंट के जो हमारे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होंगे वो हमेशा ही सेम होंगे, डिफरेंट नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो आइए इस चीज़ को कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे सेम हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कुछ रिएक्शंस लिखी हैं, जैसे हमारी पहली रिएक्शन है H2SO4 to NaOH, ये हमारा एसिड है, ये हमारा बेस है, एसिड प्लस बेस की रिएक्शन कराई है। तो यहाँ से हमारा क्या बना है, Na2SO4 प्लस में 2H2O, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो गया H2SO4 के कितने मोल हैं हमारे, 1 मोल हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ H2SO4 एसिड के 1 मोल हैं और बेस के 2 मोल हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये 2 मोल हैं। अब इनका x फैक्टर निकालें, अगर एसिड का x फैक्टर निकालें तो कितना आएगा, 2, क्योंकि H2SO4 में 2H प्लस जाएंगे ना, तो यहाँ पर x बराबर हो गया 2। और ये बेस से हमारा x फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा, 1, यहाँ से एक OH माइनस जाएगा, ठीक है ना। तो 1 मोल है, यहाँ 2 मोल है, यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, यहाँ x की वैल्यू 1 है। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू में x फैक्टर, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स किसके, पहले एसिड के लेंगे फिर बेस के लेंगे, देखते हैं दोनों रिएक्टेंट के ग्राम इक्विवेलेंट सेम आता है या नहीं आता है। तो पहले ले लेते हैं हम x बराबर 2, मतलब कि एसिड का x बराबर 2 है और मोल्स कितने हैं, 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या लिखेंगे हम, 1, और x की जगह पे क्या लिखेंगे, 2, क्योंकि हम पहले एसिड रिएक्टेंट का देख रहे हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया 2 ग्राम, ठीक है ना। अब देखते हैं हम बेस रिएक्टेंट के। बेस रिएक्टेंट में हमारे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2 और एक्स फैक्टर है 1, तो 2 × 1 कितना हो गया 2 ग्राम। इसका भी 2 ग्राम, इसका भी 2 ग्राम, तो दोनों रिएक्टेंट के क्या हो गए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम हो गए। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम रहेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में आते हैं मोल्स और एक्स फैक्टर, ठीक है। दोनों के मल्टीप्लाई करके हमारे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड हो जाता है, ठीक है। तो इससे हमने प्रूव कर दिया दोनों का सेम है, ठीक है ना। इसका भी 2 ग्राम है, इसका भी 2 ग्राम है। और दूसरी रिएक्शन लेके देख लेते हैं। जैसे NaCl है और HNO3 है, दोनों की रिएक्शन कराई, HCl प्लस में NaNO3 बन गया हमारा। NaCl क्या है साल्ट है और HNO3 क्या है हमारा एक एसिड है। अब NaCl का मोल कितना है 1 है, HNO3 का भी मोल 1 है, इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल है कि नहीं। अब इसका एक्स फैक्टर फाइंड करो, इसका एक्स फैक्टर फाइंड करो। अब साल्ट का एक्स फैक्टर कैसे फाइंड करते थे, उसके कैटायन और एनायन से। तो यहाँ पर Na प्लस है Cl माइनस है, दोनों का 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। Na प्लस 1 का Na प्लस में भी x बराबर 1 है और Cl माइनस में भी x बराबर 1 है, कोई सा भी ले सकते हैं, x बराबर 1 है। HNO3 का एक्स फैक्टर निकालेंगे तो 1H जाएगा, तो x बराबर 1 आ गया। इसका भी 1 मोल, इसका 1 मोल, इसका भी x बराबर 1 है, इसका भी x बराबर 1 है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दोनों का सेम ही ऑटोमेटिक यहीं से आ गया। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ गया 1 ग्राम, दोनों का सेम है ना। इसका भी 1 ग्राम आएगा, इसका 1 ग्राम आएगा, क्योंकि 1 डिजिट है, मल्टीप्लाई करके 1 ही आएगा। तो इस रिएक्शन से भी सिद्ध हो गया कि हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपका 1 ग्राम दोनों रिएक्टेंट का सेम आ गया, ठीक है। तीसरी रिएक्शन लेके देख लेते हैं। H3PO4 प्लस में 3NaOH, ये एसिड है, ये बेस है। अब H3PO4 के मोल्स कितने हैं 1 और NaOH के 3 मोल्स हैं, ठीक है। यहाँ जो डिजिट लिखी होती है आगे वो हमारे मोल्स को डिफाइन करती है, ठीक है ना। तो ये 1 मोल है और बेस की 3 मोल हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक्स फैक्टर, एसिड का एक्स फैक्टर निकालेंगे, H प्लस देखेंगे तो यहाँ पर कितने जाएंगे हमारे 3H प्लस, हमने स्ट्रक्चर बनाई थी 3H जा रहे थे, तो x बराबर यहाँ पर 3 हो गई। और यहाँ पर NaOH में से कितने OH जाएंगे, 1 OH जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया 1 हो गया, है कि नहीं। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई में एक्स फैक्टर कर देंगे। इसका 1 मोल मल्टीप्लाई में 3 बराबर 3 ग्राम, इसका 3 मोल मल्टीप्लाई 1, इसका भी 3 ग्राम, दोनों का 3 ग्राम आ गया, ठीक है ना। तो हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों रिएक्टेंट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन एनी रिएक्शन, कैसी भी रिएक्शन हो उसमें क्या रहेंगे, इज ऑलवेज सेम, हमेशा ही सेम रहेंगे, कभी भी डिफरेंट नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका इक्विवेलेंट का जो टॉपिक है वो फिनिश होता है और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब इक्विवेलेंट, ये जो इक्विवेलेंट के जितने भी आपके इसमें आए थे आपके, वो सारे आपकी क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद आप नॉर्मेलिटी का टॉपिक या नॉर्मेलिटी जो है आप अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि नॉर्मेलिटी के अंदर आपके ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट मास ये सारे आपके टॉपिक आने वाले हैं। और जब तक आप इन्हें कवर नहीं करोगे आप नॉर्मेलिटी के कोई भी न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको नॉर्मेलिटी से पहले आपको इक्विवेलेंट पूरा कवर करना होगा और तभी आप नॉर्मेलिटी के सारे क्वेश्चंस और टॉपिक कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी हो। ओके, थैंक यू।